नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। चीनी उद्योग के 120 वर्ष होने पर कार्यक्रम का आयोजन आईजीपी में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि चीनी उद्योग के 120 साल होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, तो आईजीपी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे लखनऊ से, जहां चीनी उद्योग के 120 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि आईजीपी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, चीनी उद्योग के 120 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग के 120 वर्ष पूरे हो चुके हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम जिले हैं, चाहे लखीमपुर की बात करें या फिर पश्चिम की बात करें, उन जिलों को चीनी का कटोरा कहा गया है। और यही वजह है कि लगातार जो किसान उसके गन्ना किसान हैं, उनको लेकर सरकार मदद भी की है। और अभी लगातार जिस तरीके से किसानों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार उनके विकास को लेकर संजीदा है, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से आज 120 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उसी को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका शुभारंभ किया है। तमाम पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं, गन्ना विभाग से तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। जिस तरीके से 120 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो दिन पर दिन मुझे वो भी दिन मुझे लगता है जिस तरीके से शुरुआती दौर में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने संघर्ष किया, उसके बाद धीरे धीरे कई चीनी मिलें खोली गई, उसके बाद तमाम जो दिक्कतें आई, कई चीनी मिलें बीच में बंद हुई। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उसके बाद चीनी मिल जो बंद थी उन पर भी काम शुरू हुआ और जो नई चीनी मिल भी खोली गई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि दिन पर दिन जो चीनी को लेकर के एक वो था। जी बिल्कुल। अनूप, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कुछ खास आज के इस कार्यक्रम में रहने वाला है? और देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। निश्चित रूप से जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, कार्यक्रम की शुरुआत की है। उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश में पुष्प साग भाजी प्रदर्शनी का यहां पर उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, यहां पर दिनेश सिंह मंत्री मौजूद रहेंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके से 3 दिवसीय कार्यक्रम चलने वाला है और इसमें तमाम जो पुष्प प्रदर्शनी लगाई जाती है, उसके बाद पुरस्कार वितरण भी किया जाता है। जो पहला पुरस्कार होता है वो 51,000 का होता है। इसी तरीके से 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। अब ये आज से जो कि थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर उद्घाटन करेंगे, उसके बाद आनंदीबेन राज्यपाल उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। और ये राजभवन का आंगन है, जहां पर तमाम जो पुष्प प्रदर्शनी को लेकर तैयारी आप देख सकती हैं किस तरीके से चल रही है। तमाम जो लोग हैं आने जाने वाले, उनका भी आना शुरू हो चुका है। अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब राजभवन के आंगन में पहुंचेंगे, तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं या फिर तमाम जो प्रतियोगिता वाले लोग हैं, पुष्प प्रदर्शनी जो अभी तक लगाया है, उसके लोग यहाँ पर आएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राजभवन की जब से पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, हालांकि इस बार थोड़ा सा विस्तार रूप से तमाम जो सब्जी हैं उन पर भी कहीं नहीं प्रतियोगिता लगाई जाएगी। तमाम जो कृत्रिम साधन है उनको लेकर भी यहाँ पर लोग आने जाने वाले लोग यहाँ पर सिलसिला शुरू है, तमाम लोग देखने वाले। और तीसरा दिन ऐसा होता है जो पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कास्ट खोल दिया जाता है। आराम से अपनी आईडी दिखा करके राजभवन में जा सकते हैं और पुष्प साग भाजी प्रदर्शनी का आनंद ले सकते हैं। तो इस तरीके से लगातार ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलने वाला है। आज पहला दिन है। निश्चित रूप से जिस तरीके से आज यहाँ पर जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है और चारों तरफ जो लखनऊ के जो लोग हैं वो इस पुष्प प्रदर्शनी साग भाजी को देखने के लिए
मुझे लगता कि हर साल की तरह इस बार भी भीड़ होने वाली है। जी बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रही थी, जहां पर चीनी उद्योग के 120 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। आईजीपी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसी के साथ रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीनी उद्योग के 120 साल होने पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बांदा से बड़ी और अहम जानकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बांदा दौरा। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, जहां पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएम केसरी जयदेव की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। तो लगभग 2 बजे कलिंचर के लिए रवाना होंगे। वही कलिंचर महोत्सव में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं बांदा से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बांदा दौरे पर रहेंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान सीएम महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे और इसी के साथ खेत सिंह जुदेव की प्रतिमा का भी सीएम अनावरण करेंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जाएंगे कन्नौज, जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम। तो एमएलसी बनवारी लाल दोहरे के घर भी जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि वहां पर वो शोक संवेदना व्यक्त कर परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो दोपहर 2 बजे पुलिस लाइन में उतरेगा हेलीकॉप्टर। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां पर डिप्टी सीएम कन्नौज दौरे पर रहेंगे, जिला अस्पताल का वो निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा स्वर्गीय बनवारी लाल दोहरे के घर भी वो जाएंगे, जहां पर परिजनों से मुलाकात करेंगे, शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कन्नौज दौरे पर रहेंगे। ये बड़ी और अहम खबर, जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम। स्वर्गीय बनवारी लाल दोहरे के घर भी जाएंगे, जहां पर परिजनों से वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि कन्नौज में वो जिला अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कन्नौज दौरे पर रहेंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर, रायबरेली दौरे पर प्रभारी मंत्री, 1 दिवसीय दौरे पर प्रतिभा शुक्ला। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन पहुंचेंगी मंत्री, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी मंत्री। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगी। तो ये बड़ी और अहम खबर, 1 दिवसीय दौरे पर प्रतिभा शुक्ला कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन पहुंचेंगी मंत्री। तो वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगी, जहां पर कई अहम मुद्दों पर वो चर्चा भी करेंगी। इसके अलावा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगी। तो 1 दिवसीय दौरे पर प्रतिभा शुक्ला कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में शिरकत करेंगी, जहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और साथ ही आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगी। तो 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगी प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला, कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन पहुंचेंगी मंत्री, जहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। इसके अलावा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगी। कई अहम मुद्दों पर इस मुलाकात में चर्चा की जाएगी। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी, निखत अंसारी का मामला। निखत अंसारी पुलिस कस्टडी रिमांड पर, 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में निखत अंसारी, ड्राइवर नियाज भी पुलिस कस्टडी रिमांड पर। इसके अलावा कोर्ट ने कस्टडी रिमांड की मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं निखत अंसारी मामले से जुड़ी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, जिस तरह से अब निखत अंसारी मामले पर कस्टडी की मंजूरी दे दी गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, पूरा मामला 10 फरवरी का है, जब जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से मिलने उनकी पत्नी निखत मिलने गई थी जेल में, चित्रकूट जेल में। वहां पर उनके पास एक मोबाइल बरामद हुआ था और कुछ आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई थी, जिसके बारे में ये कहा गया था
कि वहाँ के जो जेल अधीक्षक और जो अन्य पुलिस कर्मी हैं, जो जेल कर्मी थे, वो गैर कानूनी तरीके से उनकी मुलाकात करा रहे थे। डिप्टी जेलर ने अपने कमरे में बैठा के उनकी मुलाकात कराई। यही वजह थी कि उसके बाद से जब वहाँ के डीएम और एसपी ने छापा मारा जेल में, तो इनको रंगे हाथ पकड़ा और उसके बाद से ही अब्बास अंसारी की जेल का ट्रांसफर कर दिया गया। चित्रकूट जेल से उन्हें कासगंज भेज दिया गया था। और खास बात है कि इस मामले में निखत की गिरफ्तारी हुई थी। निखत के साथ ही उनके ड्राइवर नियाज को भी गिरफ्तार किया गया था और अब दोनों को आज कल कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर निखत के वकील ने उनकी बेल के लिए अप्लाई किया था और कहा था कि इन्हें निर्दोष माना जाना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास से फोन बरामद भी हुआ तो ये वहां के जो पुलिसकर्मी है उनकी गलती है कि उन्होंने किस तरह से तलाशी नहीं ली। लेकिन फिलहाल इस मामले में कई पुलिसकर्मियों पर अभी तक सस्पेंशन की कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन निखत को कल जब वहां पर बहस में जो है दलीलें दी गई अलग अलग तरीके से, लेकिन फिलहाल जो कोर्ट ने थी वो अपने जजमेंट में उनको 3 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी पुलिस की तरफ से जो मांगी गई थी। और इसके अलावा जो ड्राइवर है रियाज, उसको 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। लेकिन पुलिस के लिए सरदर्द अभी फिलहाल उनका मोबाइल बना हुआ है, क्योंकि जो निखत के पास जो मोबाइल मिला था वो आईफोन कंपनी का था। इसकी वजह से उसको पासवर्ड क्रैक नहीं हो पा रहा है और जब तक वो क्रैक नहीं होगा तो पुलिस के जो दावे किए गए थे पुलिस की तरफ से कि इस मोबाइल से कुछ लोगों को फोन कराया गया। जेल में जाने के बाद निखत ने अपने मोबाइल से मुकदमे से जुड़े लोगों को फोन कराया, अब्बास उनको धमकाया है और उससे जुड़े जो अधिकारी हैं, जो अभियोजन के अधिकारी हैं, उनको भी फोन किया है अब्बास ने। तो ऐसे जो दावे किए गए थे पुलिस की तरफ से, उन्हीं दावों को बिहाफ पे ही जो है उनकी गिरफ्तारी हुई थी निखत की। अब ऐसे में अगर वो फोन क्रैक नहीं हो पाएगा या उससे कॉल डिटेल नहीं निकल पाएगी तो पुलिस के इन दावों पर जरूर सवाल खड़े होंगे। यही वजह है कि लगातार पुलिस कोशिश कर रही है कि उसका पासवर्ड जान सके उस मोबाइल का, और उसके बाद उसके अंदर की तफ्तीश जो होगी उसके बाद सामने आएगी कि आखिर किस किस को फोन अब्बास अंसारी की तरफ से किया गया था। तो कई तरह के सवाल है जिसके जवाब अभी पुलिस को देने होंगे। और जो जांच है उसमें जो निखत की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपना मोबाइल बाहर छोड़ के गई थी, पुलिस ने बाद में इस तरह की दलीलें दी हैं कि वो मोबाइल अंदर साथ में लेके गई थी। और जिस तरह से रजिस्टर एंट्री पे उनका एंट्री नहीं थी रजिस्टर पर, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि जो पुलिसकर्मी हैं वो वहां पर पैसे लेकर उनकी मुलाकात कराते थे। अब ऐसे में जो जांच कमेटी भी गठित की गई है, इसमें विभागीय जांच की संस्तुति की गई है उन पुलिसकर्मियों पर जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। तो अभी कई तक खुल के आने हैं, लेकिन ये पुलिस कस्टडी रिमांड में पुलिस उनके मोबाइल और अन्य सामग्री की जांच करेगी। जी बिल्कुल तौकीर, जिस तरह से अब चित्रकूट से हमारे सहयोगी संजय साहू भी हमारे साथ जुड़ गए। संजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से निखत अंसारी का मामला जो है वो लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है, ऐसे में अब पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल जागृति, देखिए एक बात तो तय है कि जिस तरीके से पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी रची, जिस तरीके से उनके वकीलों ने दलील दी कल लखनऊ में कि कहा कि जो उसके पास रियाल मिला, जो डॉलर सऊदिया का मिला, जो रियाल मिला वो, और जो उसके पास गहने मिले, उसके बाद जो पैसे मिले उसके पास, और जो फोन, खासतौर से फोन की बात हो रही है कि जो निखत बानो थी वो अपने पति से पास जो है फोन लेकर गई थी और फोन से उनको तमाम जो अभियोजन के अधिकारी थे, जो उनसे जुड़े गवाह थे, उनको धमकाया जा रहा था। ऐसे में सवाल ये भी उठता है पुलिस के ऊपर कि आखिर जो रियाल था वो कहाँ से आया, क्यों आया और किसको किसको बांटा गया। सवाल ये भी है कि जो पुलिस के जेल के अधीक्षक थे, उनके पास जो कार की डिटेल्स थी, कार की डिटेल्स थी, शोरूम से उसकी सारी चीजें खंगाली जा रही है। और जिस तरह से अब इस पूरे मामले पर आगे भी जांच की जा रही है, ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर निखत अंसारी पर क्या कुछ आगे फैसला लिया जाता है। फिलहाल यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। रोटी की कीमत बढ़ी, क्या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे बड़ी खबर का, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दीजिए। मां बेटी की चलकर मौत का मामला, कानपुर से बड़ी और अहम जानकारी। कानपुर देहात पहुंचा कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंचा प्रतिनिधि मंडल। तो कांग्रेस ने प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां कानपुर अग्निकांड मामले में अब कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जो है वो कानपुर पहुंचा है।
और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर कानपुर देहात पहुंचा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। तो बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल कानपुर देहात पहुंचा है। प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं और ऐसे में मां बेटी की इस दौरान जहां जलकर मौत हुई थी और अब कई सवाल यहां पर प्रशासन की कार्यशैली पर भी उठाए जा रहे हैं। बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कानपुर देहात पहुंचा जहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। मैं और बहुत सारे लोग यहाँ इस गांव में आने के लिए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए और जो भी हो सकता है उनकी मदद करने के लिए माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी के निर्देश पर चल दिए। क्यों होगा, वो तो सरकार डीएम सरकार क्यों करेंगे वो। एक आईएएस के खिलाफ एसआईटी गठित है, क्या मानते हैं ये जांच निष्पक्ष होगी? एक और याद दिला दें हम आपको, एक एसआईटी 2 साल पहले बनी थी। महोबा में एक आईपीएस ने एक हत्या की थी, आप लोगों को सबको याद है ना। 2 साल हो गए हैं, एसआईटी काम कर रही है अपना, वो अपना कहीं छुपे हैं। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां समाजवादी पार्टी ने ऋचा सिंह को किया निष्कासित। ये बड़ी और अहम खबर, ऋचा सिंह को पार्टी से निष्कासित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि ऋचा सिंह ने भी अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि टिप्पणी करने वाले नेताओं का विरोध किया था, रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले नेताओं का विरोध किया था, जिसके बाद विरोध करने पर समाजवादी पार्टी ने बाहर किया है, निष्कासित किया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी ने पार्टी से निष्कासित किया है। देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से एक छद्म समाजवादी के द्वारा लगातार रामचरितमानस को लेकर जो है ऐसी टिप्पणियां की जा रही थी जो समाज के लिए बेहतर नहीं है और समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने वाली हैं, मैंने इसके खिलाफ अपना प्रतिरोध जाहिर किया था। और इस प्रतिरोध के चलते आज मुझे समाजवादी पार्टी के द्वारा बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए, बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किए मुझे मेरा निष्कासन कर दिया गया है। और लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि प्रभु श्री राम इस देश की आत्मा में बसते हैं और श्री रामचरितमानस इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए पूजनीय है और वो उसका सम्मान करता है। तो भाई सैयद मोहम्मद आमिर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, जिस तरह से जो है ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया और ऐसे में अब उनका भी बयान सामने आया है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? तो यहाँ पर तकनीकी खराबी के चलते संपर्क टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पर ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित किया और ऐसे में अब ऋचा सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले नेताओं का उन्होंने विरोध किया था, जिस वजह से उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, शिवपाल सिंह यादव का सीतापुर दौरा, ये बड़ी और अहम जानकारी। तो शिवपाल सिंह यादव सीतापुर दौरे पर है, जहां पर वो पूर्व विधायक राकेश राठौर के साथ बैठक करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सपा इकाई को मजबूत करेंगे शिवपाल यादव। ये बड़ी और अहम जानकारी, शिवपाल सिंह यादव सीतापुर दौरे पर हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी की इकाई को मजबूत करने के लिए शिवपाल यादव वहां पहुंचे हैं, जहां पर वो मुलाकातें भी करेंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव सीतापुर में जहां राकेश राठौर के साथ बैठक करेंगे, कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो सपा इकाई को मजबूत करेंगे शिवपाल यादव, ये बड़ी और अहम जानकारी। शिवपाल सिंह यादव का सीतापुर दौरा, तो राकेश राठौर के साथ बैठक करेंगे शिवपाल यादव, सपा इकाई को मजबूत करेंगे शिवपाल यादव, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं सीतापुर से, जहां शिवपाल सिंह यादव सीतापुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो राकेश राठौर के साथ बैठक भी करेंगे और सपा इकाई को मजबूत करेंगे शिवपाल यादव। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि
महाशिवरात्रि से पहले बड़ी तादाद में जहां कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं और गंगा जल लेकर अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हरिद्वार पहुंचने वाले शिव भक्तों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी यात्रा के लिए मंगल कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार पहुंचने वाले किसी भी शिव भक्त को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। हमारा 18 घंटे 20 घंटे का टाइम रहेगा और हमें ऐसा जल लेना है कल 11 बजे। हमें पहुंचना है 18 में सुबह 11 बजे। भागते हुए जाते हैं? जी भागते हुए जाते हैं। अच्छा, डीजे इस्तेमाल तो डीजे चलता रहता है आगे आगे, पीछे हम भागते रहते हैं। तो क्या होता है डीजे से मस्ती आती है? मस्ती आती है, डांस करते हुए जाते हैं। कंडिया में लेके जाएंगे और शिवलिंग पर इसे चढ़ाएंगे और ये मान्यता होती है, जल की श्रद्धा होती है व्यक्ति की। और भोलेनाथ तो जल की बूंद से ही वो अपने श्रद्धा से ही जल की धारा से ही खुश हो जाते हैं। नहीं, हर बार हम लोग कोशिश करते हैं कि कांवड़ यात्रा सबकी अच्छी हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। हम लोग प्रयास करेंगे पूरी तरह से कि सबकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करेगा आयोजन। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर प्लास्टिक अपशिष्ट के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। सीएम धामी कार्यशाला में शामिल होंगे, तो 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें देहरादून से, जहां पर प्लास्टिक अपशिष्ट के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं सीएम धामी कार्यशाला में शामिल होंगे। 1 दिवसीय कार्यशाला का यह आयोजन किया जाना है, जहां पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये कार्यशाला का आयोजन करेगा। तो सीएम धामी भी इसमें शामिल होंगे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत कांबूच हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप देहरादून में जहां पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल जागृति, अगर उत्तराखंड के लिहाज से देखा जाए तो आज आयोजित होने वाली कार्यशाला काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्तराखंड प्रदेश में प्लास्टिक वेस्ट को लेकर लगातार कार्य हो रहे हैं, चाहे नगर निकायों के माध्यम से या फिर सरकार के माध्यम से, लेकिन अभी भी लगाम लग पाना इस पे मुश्किल साबित हो रहा है। समय समय पर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद राज्य में जरूर काम हो रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक वेस्ट पर कैसे रोक लगे इसको लेकर कोई कार्य योजना फिलहाल बड़ी बनती हुई नजर नहीं आई है। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 2:30 बजे एक कार्यशाला का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर जो बड़ी चर्चा का विषय होगा वो प्लास्टिक वेस्ट होगा कि कैसे हम प्लास्टिक को पूरी तरह से गायब कर सकते हैं और अगर इसको रीयूज करना है, रिसाइकल करना है तो इसका कैसे हम प्रयोग में ला सकते हैं। इन तमाम विषयों को लेकर आज 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन राजधानी देहरादून के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय में हो रहा है। इसका में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह शामिल होंगे, तमाम अधिकारी शामिल होंगे। तो उम्मीद है कि प्लास्टिक वेस्ट को लेकर यहाँ पर तमाम तरह की कार्य योजना को अमली जामा पहनाया जाए और इसके बाद जो प्लास्टिक का एक बड़ा दुष्प्रभाव है उस पर भी लगाम लग सके। जी बिल्कुल अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, यहाँ पे रुक करेंगे और बड़ी खबर का बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हर की पौड़ी में कॉरिडोर बनने की मंजूरी, कैबिनेट के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। तो काशी विश्वनाथ मंदिर तर्ज पर बनेगा कॉरिडोर, अधिकारियों ने तैयारियों जो है वो शुरू कर दी और ऐसे में सीएम धामी पूरी योजना की मॉनिटरिंग करेंगे। तो इसी खबर पर अजीत हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, जिस तरह से अब जो है कॉरिडोर बनाने की जो है मंजूरी मिल गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिली और कब जो है इसका काम अब शुरू किया जाएगा? बिल्कुल जागृति, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो केदारनाथ का जो भव्य स्वरूप कॉरिडोर बनने के बाद निकलकर सामने आया है वो सबके सामने है और कुछ इसी तरह का काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है और अब इसी तर्ज पर हरिद्वार जनपद में हर की पैड़ी कॉरिडोर निर्माण की बात यहां पर हो रही है। हालांकि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण इसका प्रस्ताव राज्य कैबिनेट की बैठक में 2 दिन पहले लाया गया, जहां से इसको मंजूरी मिल चुकी है और अब इंप्लीमेंट करने का काम शुरू हो चुका है कि हरिद्वार में हर की पैड़ी पर जो गंगा कॉरिडोर बनेगा, हर की पैड़ी कॉरिडोर इसका नाम दिया जा रहा है, उसका कैसे भव्य स्वरूप दिया जा सकता है और कैसे अगर कोई भी उत्तराखंड में आता है, कोई भी श्रद्धालु हर की पैड़ी पर स्नान करता है या गंगा जल लेने के लिए पहुंचता है तो उसको भव्य तरीके से गंगा के दर्शन होने चाहिए और कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ पर और भी सजावट और तमाम व्यवस्थाएं जो बनाने के कार्य होते हैं उनको अंतिम रूप दिया जाएगा। जी बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।